नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। यानी कि आज अपन बात करें आज दोस्तों 6 मार्च आज और आपके एग्ज़ाम दोस्तों 22 मार्च से स्टार्ट होने वाली है एमआरएस की। और जैसे ही 25 मार्च को एमआरएस की एंड हो जाएगी, उसके बाद में दोस्तों केवीएस एनवीएस की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 27 मार्च से। यानी कि दोस्तों आपके पास कुल मिला के अगर अपन पढ़ने के दिनों की बात करें, तो आपके पास ओनली दोस्तों 15 डेज़ है। तो अब इन 15 डेज में अपन क्या करें, किस प्रकार तैयारी करें ताकि हम फाइनल अपना सिलेक्शन ले सके दोस्तों फट यहाँ सभी रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो और भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी सभी देंगे। लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों क्यों सिलेक्शन होगा इसमें? अब देखो, आप सभी को पता है कि जो एमआरएस का रिजल्ट है वो घोषित ऑलरेडी हो चुका है। एमआरएस ने तो फिर भी ज़्यादा दिन एमआरएस ने भी नहीं दिए और केवीएस ने भी ज़्यादा दिन आपको एग्जाम के लिए दिए नहीं है। बहुत ही कम समय, इस कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट याद कर पाना, और वो भी याद तो आप कर सकते हो बट उसको लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा इजी है, बट डिस्क्रिप्टिव लिखना मतलब कोई चीज़ को आप ऐसे पढ़ रहे हो, बट नॉलेज बेस पे आप एमसीक्यू हल कर सकते हो, एमसीक्यू में कोई डाउट नहीं है, बट उसको डिस्क्रिप्टिव बेस में वो भी एक इफेक्टिव आंसर लिखना होता है। क्योंकि आप ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो बट उसमें आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो आप किस प्रकार शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम तैयारी कर पाओ ताकि आपका क्या हो सके, फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब काफ़ी स्टूडेंट अभी भी ये परेशान हैं, क्या सर केवीएस की जो एग्ज़ाम है वो टायर 2 की नहीं होगी? केवीएस का जो टायर 1 का जो रिजल्ट है उसको लेकर भी काफ़ी इशू चल रहा है, ईएमआरएस के रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी इशू चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनका भी टायर 1 क्लियर हो गया है, चाहे वो ईएमआरएस के हो चाहे वो केवीएस के हो, दोस्तों टायर 2 की जो एग्ज़ाम है ऑन टाइम होने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। हर भर्ती में दोस्तों आप सभी जानते हो कि केस चलते रहते हैं, धरना प्रसाद होते रहते हैं, लेकिन आपको उन चक्रों में नहीं पड़ना है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप उन सब में लग गए दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम दिन है, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कि आप पहले तो लाखों की भीड़ से क्या हो गए, यहाँ पे 10 गुना में आ चुके हो। अब दोस्तों इस 10 गुने से आपको 1 गुने में आना है। अब आपके टायर 2 में दोस्तों 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन उन 3 गुना बच्चों में नहीं रहना आपको, उन 3 गुना बच्चों से आपको 1 गुना में आना है, तब जाके आपका दोस्तों फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे एमआरएस की बात करते हैं। एमआरएस में दोस्तों आपके टोटल 40 एमसीक्यू आने वाले हैं और 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऐसे अगर अपन केवीएस की बात करें तो आपके 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और आपके 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इधर दोस्तों एमआरएस की बात करें 15 डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं और उधर केवीएस में 10 आने वाले हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस की बात करूँ, एमआरएस और दोस्तों केवीएस का लगभग सिलेबस दोस्तों समान है। अगर अपन लैंग्वेज वाली पोस्ट की बात करें, हिंदी वगैरह, उनके कुछ ग्रामर के टॉपिक चेंज हो सकते हैं, लिटरेचर में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। बाकी अगर आप और सिलेबस देखोगे, पीजीटी का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, इन सब का सिलेबस मैंने भी देखा है तो लगभग सेम है, ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको घबराना नहीं, आप एक ही तैयारी कर रहे हो और दोनों की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको किस प्रकार पढ़ना है। अब आपके पास कम टाइम है और आप कैसे प्रिपरेशन करो दोस्तों। आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी जब आप टॉपिक कर रहे हो। फिर भी आप एमसीक्यू, आपको काफ़ी लंबे समय हो गया, आप एक दो बार आप एक बार पढ़ चुके होंगे तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यह करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको टॉपिक वाइज क्या देखना है, पूरे एमसीक्यू देख लेना है। एमसीक्यू में आपका ज़्यादा टाइम नहीं, आपके पास मान लो टोटल आपके 30 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा आपके टॉपिक है भी नहीं। आपको 5 दिन की प्लानिंग बनानी है। सबसे पहले 5 दिन में ऐसे मान लो आप 5 टॉपिक के क्या, अब जैसे 30 टॉपिक है, आप 6 टॉपिक के एमसीक्यू एक दिन में देखेंगे। अगर आपके 15 ही टॉपिक है तो आप क्या करेंगे, 15 जो टॉपिक है उसमें 3 टॉपिक है आप डेली के एमसीक्यू देखेंगे। इसका मतलब आपको टोटल 5 डेज में, यानी कि दोस्तों 10 से 11 मार्च तक आपको, 10 मार्च तक आपको क्या कर देना है, पूरा सिलेबस क्या कर देना है, आपको कंप्लीट कर देना है। यानी कि 5 दिन में एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कैसे करोगे मैं बता रहा हूं दोस्तों। एमसीक्यू की कैसे करोगे, जितने आपके टोटल टॉपिक है उनको डिवाइड कर लो दिनों में, 5 दिन में, और वो टॉपिक आपको एमसीक्यू एक बार देखने हैं। और एमसीक्यू आप एक बार देख लिए, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव की कैसे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आपको अब इस प्रकार करना है, आपके पास लास्ट टाइम है। अब मान लो जो एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे डिस्क्रिप्टिव, 15। तो दोस्तों पूरे कंप्लीट सिलेबस में, पूरे कंप्लीट सिलेबस में आप 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में केवल एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो आप, कि हमारे टोटल, जैसे मान लो कि आपको वो 15 क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपको एक टॉपिक में एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करो।
एक दिन की बात बता रहा हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों आपको एक दिन में 10 से 15 टॉपिक, यानी कि आप 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको याद करना है इस टाइम। डेली आपको 15 क्वेश्चन लर्न करने हैं दोस्तों। एक सेट पूरा लगाना है। लगाने का मतलब आप 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करो पूरे सिलेबस में। आपको सेट वाइज बनाना है दोस्तों, कि आज आपको कंप्लीट एक सेट कंप्लीट करना है। किसी की कैपेसिटी है तो 2 सेट भी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आपको एक सेट तो कंप्लीट करना ही है। डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करना बड़ा आसान है दोस्तों। आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस में 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, वही आज याद करने हैं और उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। अगले दिन भी क्या करना है, पूरे सिलेबस में आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं दोस्तों। पूरे क्वेश्चन तो आने से रही, आपके टॉपिक है बहुत ज्यादा, क्या सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, एमआरएस में ओनली 15 पूछेंगे और केवीएस में दोस्तों ओनली 10 क्वेश्चन पूछने वाले। तो आप पूरा सिलेबस उठाओ और उस सिलेबस में 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करो आप अपने हिसाब से कि कौन से मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। आज आपने 10 क्वेश्चन उठाया, एक सेट बन गया, उस पूरे सेट को आपको लर्न करना है। फिर दूसरे दिन क्या करना है, वही पूरा सेट उठाना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे, अभी आपके पास 15 दिन है, 15 दिन का मतलब है 15 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करें 225 क्वेश्चन हो गए। तो 225 क्वेश्चन में इजीली दोस्तों 10 क्वेश्चन मिलना वेरी इजी है। तो डिस्क्रिप्टिव की आप इस प्रकार अगर प्रिपरेशन करते हो तो आसानी से आप क्या करते हो, एक ही टॉपिक को लेके पूरे दिन बैठ जाते हो। आप कहते हो सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूं, मेरे टॉपिक कवर नहीं हो रहे। भाई इस समय आप पर्टिकुलर एक एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस में ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप दोस्तों आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आपने सब्जेक्ट वो पढ़ी है, तो वो टॉपिक देखते ही आप पहचान जाओगे कि इस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना तो आप भी जानते हो, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट के इतने, उस टॉपिक के बारे में आप इतना तो जानते हो कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस प्रकार तैयारी करते हो तो दोस्तों आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। मैं आपको बात बताऊं, हम यहाँ ईएमआरएस में पढ़ा रहे हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद में इस समय दोस्तों बोर्ड की एग्जाम चल रही है। तो क्या बच्चे पूरी, हमारे अकाउंटेंट्स की 2 बुक है दोस्तों, बिजनेस की 2-2 पुस्तकें हैं, क्या वो एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले क्या पूरी बुक पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, वो केवल सेट लगा के जाते हैं। हम उनको ओनली 4 से 5 मॉडल पेपर याद करवाते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट बनाते हैं। जिससे मैंने इस बार उनको 5 सेट बना के दिए हैं, उन 5 सेट को ही उनको पढ़ना है। तो वो डेली के 1-1 2-2 सेट याद करते हैं। तो आपको भी यही करना है दोस्तों, यही अप्लाई करना है। एमसीक्यू का भी ऐसे अप्लाई करना है। एमसीक्यू आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि केवीएस में 60 एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आपको डेली के सबसे पहले ये आपको दोस्तों 5 दिन में एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तो करना ही है। एमसीक्यू का अलग पैटर्न है। एमसीक्यू को आप क्या कर सकते हो, टॉपिक आपके, जैसे मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक 20 से 25 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा आपके टॉपिक नहीं होते। जैसे अपन पीजीटी की बात करें इकोनॉमिक्स में, तो टोटल टॉपिक ही 15 टॉपिक ही है। तो आप 3 दिन में आराम से पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एमसीक्यू का, एमसीक्यू की अलग रणनीति है, डिस्क्रिप्टिव की डिफरेंट रणनीति है। एमसीक्यू में क्या करोगे, जैसे टोटल टॉपिक है उसमें क्या करो, 5 से डिवाइड करो। जैसे 6-7 टॉपिक है, तो आज आपको क्या करना है, 6-7 टॉपिक के एमसीक्यू देखने हैं। देख लिया आपने एमसीक्यू की आपकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद में क्या करना, आपको डिस्क्रिप्टिव का एक सेट प्रिपेयर करना है। जो भी केवीएस के उनको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन तो आपको हर हाल में याद ही करने हैं। अगर आपसे ज्यादा हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आप 2 सेट लगा सकते हो, 1.5 सेट लगा सकते हो। आप खुद बनाओ दोस्तों, खुद बनाओ, खुद एनालिसिस करो कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। जब ये एक बात बताओ मेरे को, जब पढ़ने वाला स्टूडेंट को ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बाहर वाला आपको क्या बता सकता है, ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए दोस्तों जो पढ़ता है उसे सब कुछ पता रहता है, क्योंकि उसने वो टॉपिक कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप सभी उन टॉपिकों के बारे में अच्छे से जानते हो कि इस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हो, आसानी से अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो और दोस्तों आप एग्जाम में अपना सिलेक्शन भी ले सकते हो। अगर आप 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ोगे तो दोस्तों नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। एग्जाम में ओनली दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में मेन टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक से आप क्वेश्चन बनाओ और वो क्वेश्चन लिख लो। भाई इस टॉपिक से केवल ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपने एक क्वेश्चन सेट बनाना। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव की अलग से एक लिस्ट बनानी है। जैसे आपने आज ये 10 क्वेश्चन की लिस्ट बनानी, 10 क्वेश्चन आपने याद कर लिए केवीएस से रिलेटेड। अब अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको जो सेट बनाना है, जो फर्स्ट सेट आप बनाओगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाओगे। फिर दूसरे दिन थोड़े से लगता है कि ये क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप बनाओगे दोस्तों। आपका पूरा सिलेबस, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने जो फर्स्ट सेट बनाया उसमें से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए, और आप अगर ऐसे पढ़ते हो टॉपिक वाइज, एक टॉपिक को कवर करने में दोस्तों 1 दिन चला जाता है, 2 दिन चले जाते हैं, और उससे क्या पता एक ही क्वेश्चन नहीं आए तो दोस्तों आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन चेंज करनी है। इस समय वो टाइम नहीं रहा है
कि आप एक एक टॉपिक पढ़ो और उसके बाद में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। डेली का 1 या 2 क्वेश्चन लिखो, क्योंकि अब आप अगर एक लिखने में ही टाइम लगाते रहोगे तो फिर पढ़ोगे कब। तो आपको 1-2 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी नहीं लिखने हैं और आपको घबराना नहीं है। काफ़ी स्टूडेंटों की ये भी क्वेरीज आ रही है दोस्तों कि इस समय हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं जल्दबाजी में हमारे गलत हो रहे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। आपको कुछ भी नहीं घबराना है। जब भाई आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपने उस लाखों की भीड़ में से हटकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आप में क्वालिटी है। आप वो फाइट कर सकते हो। अपने आप में फील करो कि हम क्या कर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं। ऐसा आपको पॉजिटिव थिंकिंग, जब तक दोस्तों आप में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी तब तक आप सिलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में आपको एक शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए। आप जो आपको डिस्टर्ब करे, जिनसे आपको नेगेटिव सेंस मिले, उनसे आपको दूर रहना है। और इस समय आपको और चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। काफ़ी स्टूडेंट इस समय भी परेशान है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं है, मेरे को डीवी से बाहर करेंगे। बहुत सारे के कंफ्यूज चल रहे हैं। भाई इन कंफ्यूजों में नहीं पढ़ना, पहले सिलेक्शन लो, पहले एग्जाम तो फाइट करो, उसके बाद में उन चीज़ों से लड़ना है। आप अगर उन चीज़ों से लड़ते लड़ते आपका टाइम चला जाएगा, फिर आप एग्जाम ही पास नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब अब आपका केवल एक ही टारगेट है कि सर हम इस समय केवल स्टडी पे फोकस करेंगे। हम हमारा 1 मिनट 1 घंटा कुछ भी वेस्ट नहीं करने वाले। दोस्तों आपको कितनी नीड है उस जॉब की, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। वो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। अगर आपको ऐसे मान लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरी के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप दोस्तों ऑटोमेटिकली मोटिवेट रहोगे। अपने उन माता पिताओं को याद करो, अपने माता पिताओं की मेहनत को याद करो कि तुम्हारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो हंसना कूदना, यानी कि उनकी लाइफ वो भूल गए, आपके ऊपर सब कुछ न्योछावर कर दिया उन्होंने। उन्होंने जो भी पैसा कमाया बिना किसी प्रॉफिट के आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्हें ये भी उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें देंगे। जैसे आप नौकरी लग जाते हो, कोई उम्मीद नहीं है कि अपने पेरेंट्स को देता है, कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं, फिर भी वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों कम से कम आप अपने माता पिता के लिए और खुद की लाइफ को बदलने के लिए, दोस्तों ईश्वर सबको मौका देता है, लेकिन जो उचित समय पर उस मौके को पा लेता है उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। और जो उस मौके को गवा देता है, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। अब कम समय में कम टाइम में अगर आपको कोई नौकरी दे सकती है तो ईएमआरएस केवीएस दे सकती है। इसी साल, इसी 2026 में आप नौकरी लग के अपने सारे सपने साकार कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप और किसी की तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अपने आप को मैनेज करो, अपने आप को कहो भाई कुछ दिनों की बात है, पढ़ लो। हमारा जो मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, ये इधर उधर भटकता है। तो इसको समझाओ कि भाई मैं तेरे को अनुमति दूंगा, खेलने की दूंगा, मूवी देखने की दूंगा, सब काम करने की दूंगा, लेकिन तू मेरा साथ दे। कम से कम ये जो 15-20 दिन है ना, इसमें मेरे को कंट्रोल रहने दे, इसमें मेरे को पढ़ लेने दे। जब भी आप डिस्टर्ब हुए तो अपने आप को मोटिवेट खुद करें। दूसरों से मोटिवेशन नहीं लेना, आपको खुद को खुद ही मोटिवेशन देना आपको, तब जाके आप मोटिवेट रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको इस तरह तैयारी करनी है, पूरी शिद्दत के साथ जी जान लगा दो। आपके पास टाइम कम है, लेकिन इस कम समय में भी आप एबल हो, क्योंकि आपने टायर 1 क्लियर किया है। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टायर 1 ही क्लियर नहीं किया। उनका सपना था कि मैं ईएमआरएस का टीचर बनूं, केवीएस का टीचर बनूं, एनवीएस का टीचर बनूं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ये चांस ही नहीं दिया। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आप सबको ये चांस मिला है दोस्तों। और जब व्यक्ति को एक बार चांस मिल जाता है ना, अब ये आपके हाथ में है कि उस चांस को आप गवाओगे या पाकर रहोगे। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन आपको थोड़ा अलग करना है। जो अलग करेगा उसी की कहानी लिखी जाएगी। तो दोस्तों सफलता उन्हीं को मिलती है या मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सबसे पहले खुद पर विश्वास करते हैं और अपने माता पिता के सपने को साकार करने में वो थोड़ी बहुत भी क्या नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अब दोस्तों फिलहाल यही जो टाइम है आपका संघर्ष का या कुछ कर दिखाने का टाइम है। दोस्तों वो लोग कहते हैं ना कि जब वक्त आएगा हम बता देंगे, अब ये वही वक्त है बताने का, अपने आप को साबित करने का कि हम कौन हैं। बार बार वक्त नहीं आता दोस्तों, अब ये आपका वक्त है कुछ कर दिखाने का। कई लोग आपके ऊपर ताने मारे होंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है, जब फेल हो जाता है ना, तो बहुत सारे के लोग उसकी स्थिति नहीं समझते, बल्कि ताने मार देते हैं, ये तो पढ़ता नहीं था, इसकी तो औलाद ही ऐसे है। बहुत सारे के ताने सुनने मिलते हैं, मैंने भी बहुत सारे की सुने हैं। मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है जब वो असफल हो जाता है। कई कारण होते हैं असफल होने के, बट उन कारणों को बिना जाने कमेंट, भारत में क्या होता है कि कमेंट ज़्यादा करते हैं, स्थिति को कोई नहीं समझना चाहता। इसलिए मेरा यही विनम्र निवेदन है, जो भी एमआरएस केवीएस के एस्पिरेंट है
उनको अपनी जी जान लगा देनी है। आपकी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपकी आत्मा ये कहनी चाहिए कि मैंने पूरी मेहनत की थी सिलेक्शन करने में। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको खुद बता रहा हूं, जब मैंने एएमआरएस के लास्ट के 6 दिन में दोस्तों इस प्रकार मेहनत की थी कि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो दिल है, वो कहने लग गया था कि अब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपकी दोस्तों खुद की आत्मा ये बोल देना कि अब तो नहीं रुकने वाला है, तब तुम मान लेना कि उसी दिन से आपका सिलेक्शन है। मैंने दोस्तों एएमआरएस में मेरे को बहुत कम टाइम मिला था, क्योंकि मैं आरपीसी की तैयारी कर रहा था और मेरे को पूरा विश्वास था कि मेरा आरपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा अक्टूबर तक। जब अक्टूबर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं भी आपकी तरह डिमोटिवेट हो गया। यहाँ तक कि मैं इतना भयंकर बीमार हो गया था कि मैं एक पागल की तरह हो गया था कुछ दिनों के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए। यार अपनी इतनी मेहनत की और अपन नहीं। फिर मैंने खुद को संभाला, भाई पागलपंती करने से कुछ नहीं होगा, फिर से उठो और जागो, फिर से मेहनत करो। तो फिर कुछ ही समय में मैंने दोस्तों इस प्रकार से मेहनत की थी कि मैंने ये ठान लिया था, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि पिताजी कोई बात नहीं, मेरा इसमें नहीं हुआ, लेकिन अब मैं जो एग्ज़ाम में बैठूंगा ना, उसमें सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। तो दोस्तों उस समय में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था मैंने। वो दिन मुझे आज भी याद है कि वो पढ़ाई मैंने जो की थी ना, वो मैंने आज तक नहीं की। 6-7 डेज मैंने इतनी भयंकर तैयारी की थी कि मैं 2 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा था। मैंने 6 डेज में 3 बार सिलेबस कंप्लीट किया दोस्तों, ये रियली बात है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि समय कम है, बट अगर आप सेल्फ को मैनेज करना जानते हो तो कम समय में भी दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों एक तो आप 2-2 घंटे पढ़ के 6 महीने तैयारी करो, और एक वही स्टूडेंट आप चाहो तो दोस्तों पॉसिबल है, बट अपने आप में एक एनर्जी होनी चाहिए और एक नौकरी लगने की दोस्तों लालसा होनी चाहिए। आप में कितनी लालसा है, आपको कितनी नीड है उस पोस्ट के दोस्तों। इस समय दोस्तों अगर किसी चीज़ की इज्जत है तो वो है नौकरी। एक बार नौकरी मिल जाए फिर बस आपकी लाइफ सेट है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अगले वीडियो में। आप तैयारी करते रहो, मस्त रहो, बिना किसी टेंशन के तैयारी करो। अब जो भी आपकी इश्यू है ना, वो एग्जाम के बाद ही क्लियर करना। अब सिर्फ ओनली फोकस स्टडी पे, पूरा जी जान लगा दो कि इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इस बार मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी पूरी शिद्दत से तैयारी करूंगा। अब मैं 1% भी डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। ओके, आप सभी का धन्यवाद, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और आपको भी हार्ड वर्किंग करते रहना है। थैंक यू।